देश के दो सबसे वंचित समाज, दलित और आदिवासी समाज, जो सदियों तक हाशिए पर रहे, शोषण झेला, प्रताड़ित किए गए और जिनके अधिकार छीन लिए गए, लेकिन उसके बाद भी कई मायनों में और काफी हद तक दलित समाज आगे बढ़ गया, लेकिन आदिवासी आज भी पीछे ही रह गया है। आखिर क्यों आजादी के 78 साल बाद भी आदिवासियों के हालात बिल्कुल नहीं बदले, इसी मुद्दे पर हम आज बात करेंगे। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। दलित और आदिवासी समाज पूरे देश में चाहे राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक तौर पर हमेशा से पिछड़े रहे हैं, शोषण झेला है। ये तमाम जो सरकारों के सर्वेक्षण है, तमाम वर्ल्ड एजेंसी के जो सर्वेक्षण है, उसमें ये तमाम बातें लगातार निकल के आती रही है। हाल के जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट आई है, उसमें भी ये तमाम बातें निकल कर आई है। लेकिन उसके बाद भी हम ये कह सकते हैं कि काफी हद तक दलित समाज ने अपने अधिकारों को हासिल करने में कामयाब हुआ है, राजनीतिक रूप से काफी मजबूत हुआ है और साथ ही साथ नौकरशाही में बड़े बड़े पदों तक भी पहुंच गया है दलित समाज। लेकिन आदिवासी आदिवासी समाज आज भी उपेक्षित है। आज भी वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, जल जंगल जमीन जैसी बुनियादी चीजों के लिए संघर्ष कर रहा है, जिन पर उनका बरसों से, हजारों सालों से हक रहा है। शिक्षा से लेकर नौकरी तक में आदिवासी पिछड़े हुए हैं और इसके साथ ही नौकरशाही में ऊंचा ओहदा भी नहीं है और राजनीति में भी आदिवासी पहचान कोई मुद्दा नहीं बन पाया है। आखिर क्यों हुआ ऐसा, इसके पीछे कौन सी वजह है, उन पर हम आज के वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। सबसे पहली बात जो विद्वान बताते हैं, आदिवासी पहचान और अस्मिता मुद्दा नहीं बन पाई। दलित और आदिवासी लगभग देश के हर एक राज्यों में आप देखेंगे अलग अलग जगह फैले हुए हैं। देश में ऐसा कोई राज्य जिला नहीं होगा जहां पर दलित या आदिवासी ना हो। दलित भी जो है अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, उसी तरह आदिवासी भी अलग अलग 750 से ज्यादा आदिवासी समाजों में बटे हुए हैं, चाहे उसमें गोंड हो, भील हो, संथाल हो, मुंडा, ओरांव, खासी आदि। लेकिन दोनों में फर्क है पहचान का। सारे दलित दलित पहचान के पीछे एकजुट हैं। दलित पहचान आज राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन इतने सालों में भी आदिवासी समाज एक राष्ट्रीय पहचान नहीं बना पाया। एक आदिवासी पहचान, एक आदिवासी अस्मिता जिसके पीछे देश भर के सारे आदिवासी एकजुट हो जाएं। और इसीलिए आदिवासी समाज अपनी अलग धार्मिक पहचान के लिए, अपनी अलग पहचान के लिए, अलग जनगणना में धर्म कोड के लिए आप देखेंगे आज भी संघर्ष कर रहा है, क्योंकि उनकी कोई एक राष्ट्रीय आदिवासी पहचान नहीं है। हर इलाके में अलग अलग है। उत्तर पूर्व के आदिवासी अपनी अलग पहचान के लिए मुखर हैं, झारखंड के आदिवासी पश्चिम बंगाल के अलग उसके लिए मुखर है, मध्य प्रदेश में ही देखिए भील और आदिवासी दोनों के अलग अलग मुद्दे हैं, गौड़ समाज के अलग मुद्दे हैं, भीलों के अलग मुद्दे हैं। कोई उनकी एक राष्ट्रीय पहचान, कोई राष्ट्रीय पहचान की ऐसी छतरी, अम्ब्रेला जिसके नीचे सारे आदिवासी एकजुट हों, वो इतने सालों में भी आदिवासी समाज नहीं बना पाया। दूसरा, दलितों के पास अंबेडकर हैं, लेकिन आदिवासियों में कोई भी आजादी के बाद अंबेडकर नहीं बन पाया, कोई अंबेडकर उन्हें मिला नहीं। अंबेडकर ने दलितों को एक विचार दिया, एक पहचान दी, शिक्षा, संगठन और आंदोलन की ताकत के बारे में उन्हें एक दिशा दी, उसके मोर्चे के बारे में उन्होंने समझाया और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दलितों ने काफी हद तक अपने आप को, अपने समाज को आगे बढ़ा लिया। लेकिन आदिवासियों के पास वैसा कोई वैचारिक नेतृत्व नहीं है। शिक्षा, आंदोलन और राजनीतिक मोर्चे पर उनके पास कोई दिशा नहीं है जिसके पीछे देश के तमाम आदिवासी एक साथ एकजुट होकर बढ़ते जाएं और अपने समाज को भी आगे बढ़ाएं। आज, या फिर यूं कहिए कि आजादी के बाद से आदिवासी समाज के पास इसी वैचारिक नेतृत्व की दिशा की सबसे ज्यादा कमी रही है। हालांकि आदिवासियों का इतिहास जो है बेहद गौरवशाली रहा है, चाहे बिरसा मुंडा से लेकर तिलका मांझी तक, सिद्धू कानू मुर्मू से लेकर रामजी गोंड और गुंडाधुर तक, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ना सिर्फ विद्रोह का बिगल फूका बल्कि उनके छक्के भी छुड़ा दिए। लेकिन उसके बाद भी वो दौर गुलामी का था, आज जो है आजादी का भारत है और 78 सालों बाद भी देश में कोई अंबेडकर नहीं बन पाया आदिवासी समाज से, जो आदिवासियों को एक विचार, एक ऐसी साझी दिशा दे सके जिसके पीछे तमाम भील हो या संथाल, गोंड हो या मुंडा, ओरांव, खासी, तमाम लोग एक साथ एकजुट हो सके। दलितों ने अंबेडकर के विचार को, अंबेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाया, लेकिन आदिवासी बिरसा मुंडा के विचार को, उनके आंदोलन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। आपको याद होगा बिरसा मुंडा ने एक बिरसाई धर्म बनाया था जिसमें तमाम ऐसी बातें थी जिसको अगर आदिवासी समाज अगर आज फॉलो करता तो मुझे लगता है काफी आगे बढ़ गया होता। लेकिन आदिवासियों ने अपने जो ऐतिहासिक, गौरवशाली उनका इतिहास रहा है, जो तमाम उनके जाबाज योद्धा रहे, ऐतिहासिक हस्तियां रही हैं, उनके विचारों को छोड़ दिया। अगर आप तिलका मांझी से लेकर तमाम, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू मुर्मू, तमाम का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो सभी लोगों ने आदिवासियों को एकजुट किया, उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया, जो उत्पीड़न, शोषण वो झेल रहे थे उसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार किया। वैसा कोई आंदोलन आज देश भर में खड़ा नहीं हो पा रहा है जैसा दलितों का आंदोलन खड़ा हो गया था। तीसरी बात, पूरे देश में दलितों की आबादी आदिवासियों से लगभग लगभग दोगुनी है, लेकिन उसके बाद भी वो संगठित है। संगठन
जो है उसका अभाव पूरे देश में आदिवासियों में, पूरे देश में आदिवासी कहीं भी संगठित नहीं है। दलित संगठित है, इसलिए सरकारें भी उनकी बातों पर ध्यान देती हैं। अगर किसी राज्य के किसी जिले में किसी दलित को प्रताड़ित किया जाता है तो आप देखेंगे देश भर के बड़े बड़े नेता, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के, दूसरे क्षेत्रीय दलों के, वो तमाम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आदिवासी के खिलाफ ऐसा कोई अत्याचार होता है, कोई ऐसी प्रताड़ना होती है, तो वो अखबारों की, टीवी की सिर्फ एक दिन की सुर्खियां बन जाती हैं, उसके बाद भुला दी जाती है। क्यों? क्योंकि आदिवासी पूरे देश में बटे हुए हैं। देश छोड़िए राज्यों में, राज्य छोड़िए जिलों तक में बटे हुए हैं, वहां तक आदिवासी संगठित नहीं है। आदिवासियों के तमाम अलग अलग धड़े बने हुए हैं, सबकी अलग अलग आकांक्षाएं, अलग अलग मुद्दे, उनको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। उनकी कोई एक आवाज नहीं है। गोंडों के मुद्दे अलग हैं, भीलों के अलग मुद्दे हैं, संथाल के अलग मुद्दे हैं। आप देख लीजिए बिहार झारखंड में सरना धर्म को लेकर आंदोलन हो रहा है, यहाँ पर गोंड समाज आदिवासी धर्म के लिए, गोंडी धर्म के लिए आंदोलन कर रहा है। भील समाज के लिए अलग आदिवासी धर्म उतना बड़ा मुद्दा नहीं, उनके लिए भील प्रदेश मुद्दा है। अलग अलग, सब अलग अलग बटे हुए हैं, कोई एक आवाज नहीं है। इसीलिए संगठित ना होने की वजह से ही आप देखेंगे वन अधिकार कानून जो साल 2006 में लागू हुआ, उसके बाद आज भी आधे आदिवासियों को भी पट्टे नहीं मिल पाए हैं जमीन के। कितने ही पट्टे खारिज कर दिए गए बिना उनकी सुनवाई के। वो अपने उस जमीन के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिस जंगल पे, जिस जमीन पर वो बरसों से काबिज रहे हैं। ना आदिवासी धर्म कोड की मांग पूरी हो रही है और ना ही पैसा जैसा कानून सही मायनों में लागू हो रहा है जिससे आदिवासियों को वाकई में उनका हक, उनका अधिकार मिलता। पैसा कानून भी साल 1996 में लागू हुआ। बहुत से राज्यों ने 2022-23 तक उसको लागू किया, कुछ राज्य आज भी लागू नहीं कर पाए हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, अलग अलग जिलों के हिसाब से प्रदर्शन होते हैं। आदिवासी एक संगठित नहीं है। कहीं उनका एक कोई बहुत बड़ा ऐसा संगठन हो, कोई ऐसी दलितों की तरह आदिवासी पहचान हो जिसके पीछे वो एकजुट हो जाए, ऐसा नहीं है। तो तीसरी जो सबसे कमी मुझे लगती है कि आदिवासियों के पास संगठित नहीं है, संगठन नहीं है कोई एक अखिल भारतीय स्तर का जिसके पीछे वो एकजुट हो जाए। चौथा, जो दलित ना केवल संगठित हुए बल्कि देश में एक राजनीतिक ताकत भी बने, अपने राजनीतिक चेहरों को आगे बढ़ाया उन्होंने। तभी दलितों के तमाम वो चेहरे आज राष्ट्रीय स्तर पर मुकाम हासिल कर चुके हैं। उनकी एक पहचान है, उनके पीछे दलित पूरी ताकत के साथ समर्थन में खड़े हुए हैं। लेकिन क्या आपको कोई एक ऐसा आदिवासी चेहरा याद आता है जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने दम पर अपनी पहचान बना पाया हो, जिसके अंदर ये मादा हो कि अगर वो कहे तो उसके समर्थन में लोग तमाम आगे खड़े हो जाएं, उसके हिसाब से लोग कहें कि आदिवासी मुद्दों की जो आवाज सुनेगी, जो पार्टी या संगठन उसको वोट दें, उसकी इतनी तूती बोलती हो? क्या आपको कोई ऐसा आदिवासी नेता याद आता है? अंबेडकर के विचारों ने पूरे देश में दलितों को एकजुट किया, इसलिए देश की राजनीति में दलितों का दबदबा रहा है। चाहे कुछ दशक पहले उप प्रधानमंत्री रहे बाबू जगजीवन राम हो, उत्तर प्रदेश में मायावती हो, बिहार में रामविलास पासवान या चिराग पासवान, जीतनराम मांझी हो, राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया हो, या फिर महाराष्ट्र में सुशील कुमार शिंदे, या फिर जो देश का मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। ये तमाम दलित समुदायों से आते हैं और इन्होंने एक अलग दलित राजनीति को एक नई दिशा दी है। ये राज्य और केंद्र की राजनीति में एक धुरी रहे हैं क्योंकि इनके पीछे दलितों की आबादी का एक बड़ा समर्थन था। देश और राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार रहे, वो दलितों के मुद्दे पर जरूर ध्यान देती है क्योंकि उन्हें पता है कि दलितों की नाराजगी सरकार गिरा भी सकती है और दलितों का समर्थन सरकार बना भी सकती है। लेकिन ऐसा मजबूत वोट बैंक आदिवासी समाज नहीं बन पाया है, वो एक ऐसी मजबूत अपने संगठन नहीं बना पाया है, एक राजनीतिक रूप से इतना मजबूत नहीं हो पाया है कि उनके मुद्दों पर भी सरकार उसी तरीके से ध्यान दे जिस तरीके से दलितों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। क्या आदिवासी देश में एक राजनीतिक ताकत बन पाए हैं? आदिवासियों की नाराजगी की किसी भी पार्टी को कोई चिंता नहीं है। बड़े बड़े जो आदिवासी नेता हैं वो देश की मुख्य दो पार्टियों के खेमों में बंधे हुए हैं, उनकी विचारधाराओं में बंधे हुए हैं। उनके लिए पार्टी की विचारधारा ज्यादा मायने रखती है, आदिवासियों के मुद्दे बाद में आते हैं। आदिवासियों ने अलग से जो भी राजनीतिक दल बनाए हैं उनका आधार भी काफी सीमित क्षेत्र में है। सिर्फ शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन ही है, उनकी ही एक पार्टी है जो झारखंड में सत्ता पहुंच पाई। लेकिन बाकी राज्यों में क्या हाल है आप जानते हैं। भारत आदिवासी पार्टी जरूर उभर रही है लेकिन वो भी राजस्थान के एक छोटे से हिस्से तक सीमित है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मध्य प्रदेश में क्या हाल है ये भी आपको बेहतर पता ही है। वहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ तो यह है कि वहां पर गोंड समाज का भी उनको पूरी तरीके से समर्थन नहीं मिलता। इसलिए जिन जिलों में, जिन विधानसभा सीटों में अगर गोंडों की आबादी 80,000 तक भी है तो वहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मात्र 15 से 20,000 वोट ही ले पाती है। तो देश में कोई भी ऐसा आदिवासी नेता नहीं है जो देश भर के आदिवासी समाज को जोड़ सके। कोई भी ऐसा आदिवासी नेता नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान बना पाया है। और पांचवा और जो आखिरी मुद्दा मुझे लगता है जिस वजह से दलित समाज ने काफी हद तक अपने आप को आगे बढ़ा लिया है, वो यह है कि दलितों ने शिक्षा को हथियार बनाया।
अंबेडकर ने दलितों से कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दलितों ने इसे शब्दशः अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आज की तारीख में जो देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वहां के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई दलित समाज से आते हैं और इस पद तक पहुंचने वाले वो ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं, क्योंकि उनसे पहले जस्टिस के जी बालकृष्णन पहले दलित मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। देश में पहले दलित राष्ट्रपति भी रामनाथ कोविंद बने, उसके बाद अभी जो है आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। तो इस तरीके से ऐसे तमाम आपको पद मिल जाएंगे। आपको देश भर के तमाम राज्यों में आईएएस और आईपीएस ऑफिसर में तमाम ऊंचे ओहदों पर तैनात ऐसे दलित अफसर मिल जाएंगे जो लगातार अब नीति निर्माता की स्थिति तक पहुंच चुके हैं। कई यूनिवर्सिटी में राज्यों की आपको ऐसे हजारों प्रोफेसर मिल जाएंगे जो युवाओं को नई दिशा दे रहे हैं। कई आपको देश भर में उद्योगपति मिल जाएंगे जिन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो दलित समाज से आते हैं। लेकिन आज दलित जो है महज सरकार की योजनाओं के लाभार्थी भर बनकर नहीं रह गए हैं, बल्कि वो नीति निर्माता तक बनने की स्थिति में पहुंच गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ विडंबना देखिए, आदिवासी समाज आज भी सरकारी योजनाओं को पाने के लिए ही संघर्ष कर रहा है, फिर बाकी बड़े मुद्दे तो दूसरी बात है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई में आदिवासियों के पास भी अगर कोई अंबेडकर होता या अंबेडकर की तरह उनको कोई दिशा दिखाता तो आदिवासी समाज आगे बढ़ गया होता, या फिर बेहतर ये होता कि अगर हर जिले में हर गांव में अगर कोई आदिवासी अंबेडकर बन जाए, उसकी तरह आदिवासियों को प्रेरणा दे शिक्षित होने की, संगठित करने की और संघर्ष करने की, तो शायद आदिवासियों की तस्वीर बदल सकती है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपने लोगों के बीच में शेयर करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।